नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए सीटेट के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हिंदी के जो 15 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, उस सेट के बचे हुए 15 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि सीटेट में आपके पैराग्राफ भी निश्चित ही पूछा जाता है। और ये पैराग्राफ बहुत ही सिंपल भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इसमें एक या दो प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ा तो आप उससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले तो हम अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पैराग्राफ दिया गया है यानी कि पद्यांश। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपका जो पद्यांश है वह दिया गया है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। आप धीरे धीरे अर्थ समझने का प्रयास करें कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गाहर मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि किस जगह पर हमें जल मिलेगा, पर्वत मिलेंगे। सरिता मीन्स नदी और गिरी माने पर्वत की ओर इशारा किया जा रहा है। और है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, कहाँ पर हमें बाग और वन मिल सकते हैं सुंदर, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। किस जगह पर हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित ही है। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि कब कंटकों के सर मिलेंगे। सर माने होता है आपका बाण। यहाँ पर इस सर से मतलब वो नहीं है जो हमारे शरीर के अंगों में सिर होता है, वह अलग चीज़ है। यह सर माने बाण है। कंटकों माने यानी जो कांटे हैं उनकी बात की जा रही है। कौन सहसा छू जाएंगे, इनमें से जो कांटे हैं बाण हैं वो कौन सहसा छू जाएंगे, ये नहीं पता है कि कब हमें फूल और सुमन मिलेंगे और कब हमें कांटे और बाण मिलेंगे। मिलेंगे कौन सहसा। नेक्स्ट देखेंगे, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस तरीके से हमने अपना पद्यांश पूरा कंप्लीट किया है। देखिए, बहुत अच्छी हिंदी भी अगर आपकी नहीं है और अगर आप थोड़ा थोड़ा भी चीज़ों को समझ पाते हैं तो भी आप आंसर कर पाएंगे। चलिए अब हम इनके आंसर और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। जो अभी हमने ऊपर पंक्ति पढ़ी थी कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहरे मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे, मिले कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इन पूरी पंक्तियों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी ओर जो कवि है वो संकेत दे रहा है, साहस की ओर या कठिनाइयों की ओर या सुखों की ओर या अनिश्चितता की ओर। तो मैंने फिर से पूरी कविता को पढ़ा ताकि आप फिर से सुन सकें कि हर पंक्ति में कहा जा रहा है अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित। तो अगर मैं कहूँ कि मूल रूप से इस कविता में जो संकेत किया जा रहा है वह अनिश्चितता की ओर संकेत किया जा रहा है। और आपके ऑप्शन भी देख लीजिएगा, साहस की ओर, कठिनाई की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन था। और इसी प्रकार से आपको सीटेट में पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर छांटने को भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनिश्चितता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। जो हमने कविता पढ़ी है इसमें एक लाइन यह भी आई थी कि अनिश्चित है कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो इसका भाव क्या है, सुमन और कंटक किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन ए है प्रिय और अप्रिय के भाव को,
फूल और कांटे को, बाग और वन को, सुख और दुख को। तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सुख और दुख को। जो सुमन और कंटक हैं वह सुख और दुख के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि ए मनुष्य, तुझको कुछ भी नहीं पता है कि कब हमें सुमन यानी कि फूल सुख मिलेंगे और कब कंटकों के सर यानी कि दुख मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। इस पूरी पंक्ति के द्वारा कवि किस चीज़ की प्रेरणा व्यक्ति को देना चाहता है। ऑप्शन ए है हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा, या ऑप्शन बी हर स्थिति में साहस दिखाने की प्रेरणा, या ऑप्शन सी पर्वतों को देखकर ना डरने की प्रेरणा, या ऑप्शन डी गहरी नदियों से ना डरने की प्रेरणा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा आप फटाफट से बताइएगा क्या होगा। देखिए, पर्वतों से डरने की बात तो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ पर्वत की ही तो बात नहीं की गई है, बहुत सी चीज़ें आई हैं, तो फिर नदियाँ भी हो सकती हैं और दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते हैं। हर स्थिति में साहस दिखाने की ऐसा भी कुछ स्पष्ट भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन एक स्पष्ट भाव जरूर मिल रहा है हर स्थिति में आगे बढ़ने की, मतलब पूर्व की है बाट बटोही, मतलब आगे ही बढ़ते जाइए की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन ए सब और दुख हैं, मतलब सभी और दुख हैं। देखिए, इसका थोड़ा अर्थ समझेंगे। सब और दुख का मतलब होगा कि हर जगह दुख ही दुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है, या ऑप्शन सी कुछ निश्चित है यानी कि सब कुछ निश्चित है, और ऑप्शन डी है सब और मुश्किलें हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत छोटे से प्रश्न बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इनका आंसर चूज करने में। इस जीवन यात्रा में सब और सुख है यानी कि सभी तरफ सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है यानी कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित ही अनिश्चित है, सब कुछ निश्चित है ऐसा तो बिल्कुल भी कविता में नहीं कहा गया था। सब और मुश्किलें हैं तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उसने ये कहा था कि कहीं पर तो तुमको सुमन मिलेंगे और कहीं कंटक सर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर करेंगे तो इस जीवन यात्रा में जो कवि है वह मनुष्य को बताना चाहता है कि ऑप्शन बी यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है। मैंने क्या कहा था, अनिश्चितता की ओर ही बात की जा रही है। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो इसमें आपके थोड़े व्याकरण से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पैराग्राफ से ही उठा के आपसे कोई विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी या अनेकार्थी शब्द भी पूछ लिया जाएगा। तो नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रवाह, ऑप्शन बी तटिनी, ऑप्शन सी जयमाला, या ऑप्शन डी नद। तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न सुनने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया हो तो लिखा है यहाँ पर कि कौन सा नहीं है। सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो प्रवाह माने भी एक बहना नदी के ही परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। तटनी माने तो नदी होता ही है, नद माने भी एक जो नदी होती है उसे नद भी कहते हैं, लेकिन जयमाला आपका समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, जयमाला। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो ता, देखिए प्रत्यय तो पहली बात जान लीजिएगा कि जो शब्दों के अंत में लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं। तो ता यानी कि अनिश्चितता, ता प्रत्यय आएगा, या ते प्रत्यय आएगा, या अनिश्चित शब्द में ती प्रत्यय आ सकता है, या ती प्रत्यय आ सकता है। तो बहुत ही सावधानी से उत्तर कीजिएगा, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अनिश्चितता। अनिश्चित ते कभी नहीं सुना होगा, अनिश्चित ती नहीं होता, अनिश्चित ती भी नहीं होता, लेकिन अनिश्चितता हो सकता है। तो अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, ता प्रत्यय। देखिए, अगला भी आपका एक अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि एक पद से और एक गद्य से दो आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं, और कुछ आपके इससे जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वह आपके पेडागोजी से आते हैं। तो सीटेट पास करने का सबसे बेस्ट फार्मूला है, पेडागोजी को आप स्मार्ट तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी होती है। और थोड़ा बहुत इन पैराग्राफ पर भी नज़र रखें ताकि यहाँ पर तो आपको बिल्कुल छटे छटाए उत्तर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वह कह रहा है, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें,
खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। जो यहाँ तक हमने पढ़ा है उसका भाव है कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व और संस्कृति समारोह है, इनके दौरान गीत कविताएं खूब गाए तो जाते हैं, सुने तो जाते हैं, स्कूल में भी खूब गाए जाते हैं और इस चीज़ से सभी लोग सहमत भी हैं, लेकिन जीवन में बच्चों के ये रच बस जाती हैं जो कविताएं, वह उनका भरपूर आनंद लेते हैं और खुद तुकबंदियाँ करने लगते हैं, रचने लगते हैं। ये बात माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। माता पिता का ऐसा मानना है कि अगर वह कविताओं और कहानियों में ही बच्चे लगे रहेंगे, रचने बसने लगेंगे, उनकी तुकबंदियाँ करने लगेंगे, तो माता पिता का जो लक्ष्य है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो लक्ष्य साध रखे हैं, उनसे वह भटक जाएंगे। अगला है, इसके आगे की लाइन में कह रहे हैं कि जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, जिस राह से वह उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी ना करें जो वे करना चाहते हैं। माता पिता ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये चीज़ करें, ऐसा बने, तो अगर बच्चे उससे हट कर के कुछ भी कर रहे हैं तो ये माता पिता को पसंद नहीं होता है। जो बच्चे करना चाहते हैं, यानी बच्चा कुछ और करना चाहता है लेकिन माता पिता ने उसके लिए लक्ष्य पहले से ही साध रखे हैं। तो अगली लाइन है इसकी, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि आप पंक्तियों को सुने तो कविताओं का आनंद तो लें, गीत कहानियों को जरूर सुने, संस्कृति, पर्यावरण और अपने परिवेश से जुड़े रहें, लेकिन उस जैसे ही ना बने, वो बने वैसे जैसा कि उनके माता पिता उनके बारे में सोचते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। जो माता पिता हैं उनके अंदर एक ये गहरा डर बना रहता है कि हमारे बच्चे कहीं इसी संस्कृति में पढ़ करके ऐसा ना हो कि कविताएं ही लिखने लगें, और मैंने तो सोच रखा है कि बच्चा कैसा बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो आगे की पंक्तियों में कहा जा रहा है, यही हाल स्कूल का भी है। जो माता पिता सोच रहे हैं यही कुछ हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। जो गीत कविताएं हैं, स्कूल ये बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि यह बच्चे की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, बल्कि वह उन्हें किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम पर या किसी विशेष परिस्थितियों में गाने बजाने और आनंद लेने के लिए ही प्रेरित करता है। स्कूल को लगता है कि इस सबके लिए समय कहाँ है। स्कूल को भी ऐसा लगता है कि इन सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। स्कूलों को ऐसा लगता है कि यह पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। जो शिक्षक है वह भी यह चाहते हैं, और शिक्षक के साथ साथ उनके जो शिक्षण अधिकारी हैं वह भी यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे के परीक्षा परिणाम को बेहतर लाने के लिए काम किया जाए। अगला देखेंगे, दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। तो इन सब से क्या एक निष्कर्ष निकल करके आया कि दूसरी ओर जो हमारी संस्कृति और समाज है, जिसमें बहुत सारे लोक गीत कविताएं वगैरह गाए जाते थे, उनकी जो जगह है वह सीमित हो गई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब उनका कहना है कि जब हम ये गीत सुनते थे, सुनाते थे, गुनगुनाते थे, तो उनमें और भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती थी कि इसमें ये पंक्ति और जोड़ दी जाए। ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इसके लिए वह अलग से कुछ प्रयास कर रहे हैं, अलग से कुछ ज़रूरत उन्हें प्रयास करने की है। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। जो गीत थे, गुनगुनाते थे, गीतों को सुनते थे, कविताओं को सुनते थे, वह उनके जीवन का धीरे धीरे हिस्सा थे। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। जो बच्चे थे वह पहले के समय में क्या करते थे कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से खेल भी सकते थे, और उनके खेलने कूदने के समय और जगह भी थी। समय भी अच्छा खासा था खेलने के लिए और जगह भी थी। आज दोनों ही चीज़ें सीमित हो गई हैं। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच स्वतः ही नए खेलों और तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता
था। जब बच्चे खेलते थे तो ऐसा नहीं था कि उन्हें अलग से ये गीत बैठ करके सिखाया जाता था। बच्चे खेलते खेलते ही नए नए गीत सीख लेते थे, नए नए लोकगीतों को सुनते थे, खेल खेल में ही अपने नए नए गाने बना लेते थे छोटे छोटे। तो इसके लिए उन्हें अलग से समय की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ना ही उनका कोई समय व्यर्थ होता था। अगला आपकी जो लाइन है वह कह रही है कि उनकी ये रचनाएं चलने में आ जाया करती थी। जो उनकी ये रचनाएं होती थी वह कई बार कुछ बच्चों ने बनाई और उन बच्चों से दूसरे बच्चों में ट्रांसफ़र हुई। इस प्रकार वह चलन में भी आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। जैसे आपने भी बचपन में कभी सुना होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, तो अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या थी? क्या हमने अलग से बैठ करके हमारे माता पिता ने सिखाई या हमारे दोस्तों ने कहा कि चलो आज बैठ के अक्कड़ बक्कड़ सीखेंगे? ऐसा तो नहीं था ना। हमने खेलते ही खेलते इसे कब सीख लिया हमें भी पता नहीं चला और आज हम सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इस लाइन को गुनगुनाते हैं। तो उनका कहना है कि यही चीज़ बच्चों में सालों साल तक उनकी टोलियों के बीच में बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। जब समय बदलता था, नए बच्चे आते थे तो वे उस लाइन में कुछ ना कुछ जोड़ते थे और कुछ ना कुछ हटा देते थे। तो इस तरीके से जो गीत संगीत थे उनका स्थान मनुष्य के जीवन में था। तो ये था कवि के द्वारा बताया गया हुआ एक अनुच्छेद या गद्यांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था उसमें से यह प्रश्न पूछा गया है, जो गीत और कविताएं हैं वे बच्चों के जीवन में रच जाएं बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इससे जो बच्चे हैं, ऑप्शन ए, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, या ऑप्शन सी, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाएंगे, या ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, या ऑप्शन डी, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसे अच्छे से समझाया भी। अब उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सही उत्तर का चयन जरूर कर पा रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। माता पिता ऐसा क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे अगर ऐसा करने लगेंगे तो उनके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे भटक जाएंगे। अगला है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। जो गीत कविताएं हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वह स्कूलों को भी पसंद नहीं है, बल्कि वह समय आने पर इन चीज़ों का आयोजन करते हैं और उसके बाद फिर इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए, यह सिखाना बहुत ही कठिन है, इसलिए वह नहीं कंटिन्यू करते हैं, या ऑप्शन बी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए क्या कहा गया था कि शिक्षक भी और शिक्षक अधिकारी भी यह चाहते हैं कि पहले बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। ऑप्शन सी है, इसमें बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है इसलिए नहीं करते हैं, या ऑप्शन डी, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। हमने अभी पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझा था, बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर पकड़ पा रहे होंगे कि गीत कविता स्कूलों को भी इसीलिए नहीं पसंद है क्योंकि इसका जो आंसर होगा वह दूसरा सही हो जाएगा। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113, यानी कि कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिखाना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। स्कूल वालों को लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, उनका पहला कार्य है पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न देखेंगे, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गीत कविता के बारे में हमने अभी चीज़ें पढ़ी हैं, जानी है, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। देखिए यहाँ पर जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का टिक कर दिया था, इसे माइंड नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से आंसर देंगे। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, या ऑप्शन बी, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, या ऑप्शन सी, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ऑप्शन डी, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। जो गीत कविता हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि वे समाज में इनकी व्यापकता सहमति नहीं है, या ये सही नहीं है कि ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है? फटाफट से अपना आंसर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह थर्ड हो जाएगा कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि इस चीज़ को मानने के लिए ना ही माता पिता सहमत है और ना ही विद्यालय शिक्षक और शिक्षक
अधिकारी कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए सहमत नहीं है कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये बात सही है, लेकिन इसे मानने के लिए कोई भी सहमत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था गीत को किस दृष्टि से देखती है? जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें गीत, कहानी, लोक गीतों को किस दृष्टि से देखा जाता है? ऑप्शन ए संपूरक के रूप में, या ऑप्शन बी बाधक के रूप में, या ऑप्शन सी साधक के रूप में, या ऑप्शन डी सहयोगी के रूप में। क्या इसे एक शिक्षा का सहयोगी के रूप में माना जाता है, या शिक्षा में बाधक के रूप में माना जा रहा है, या संपूरक के रूप में माना जा रहा है, या ऐसा माना जा रहा है कि जो शिक्षा है वह इसी से साधी गई है या इस पर डिपेंडेंट है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाधक के रूप में। शिक्षा को जो है संगीत के द्वारा, संगीत के रूप में इसे क्या देखा जा रहा है कि संगीत जो है शिक्षा को बाधित कर रहा है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही है? जो हमने अनुच्छेद पढ़ा था उसके आधार पर जो गीत कविता के बारे में बात कही गई है, तो इनमें से कौन सी बात सही है? बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन इसमें सभी सही होंगे लगभग, लेकिन आपसे कहा गया अनुच्छेद के आधार पर बच्चे इनका भरपूर आनंद लेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं कहा जा रहा है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देंगे। फटाफट से अपना सही आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद में कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि गीत संगीत से बच्चे अपनी शिक्षा की राह से भटक जाएंगे। अगला देखेंगे, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? एक सेकेंड, इसके पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। इसमें कहा गया था अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे इनका भरपूर आनंद लेंगे, ये बात सही है। स्कूल और बच्चे इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे, यानी कि स्कूल और जो शिक्षक हैं, परिवार है, वह इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, ये भी बात सही है। और वे बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बात गलत है। बच्चे इनसे अपनी राह से नहीं भटकेंगे क्योंकि ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, इनके लिए उन्हें अलग से समय या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला देखेंगे, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षाधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता या स्कूल? हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि बच्चों के लिए लक्ष्य किसने निर्धारित किए थे? माता पिता ने, और वह चाहते थे कि बच्चे अगर इस गीत संगीत में पढ़ेंगे तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगला देखेंगे, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि द्विकर्मक क्रिया। देखिए सुनी यानी कि एक बार क्रिया हो गई सुनना, और फिर सुनाना, तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं हो गई हैं? द्विक्रियाएं हो गई हैं, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इनमें कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तो सांस्कृतिक में जो प्रत्यय है, ऑप्शन ए का प्रत्यय है, तिक प्रत्यय है, ऑप्शन सी कृतिक प्रत्यय है, या ऑप्शन डी इक प्रत्यय है। आराम से देख लीजिएगा, ये फ्री के नंबर होते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अगर इन्हें आप गलत कर देंगे तो आपका स्कोर काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लग करके उनका अर्थ बदल दें, तो संस्कृति होती है हमारी। और संस्कृति में यदि हम कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इक प्रत्यय, तो बन जाएगा सांस्कृतिक। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तिक प्रत्यय लगा दें। देखिए तिक एक आपका शब्द है, लेकिन तिक कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय इसमें कौन सा है? इक प्रत्यय है। तो संस्कृत में यदि हम इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। नेक्स्ट देखेंगे, मंजूर का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी पसंद, ऑप्शन सी प्रस्ताव, या ऑप्शन डी स्वीकार? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसका। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, पसंद हाँ मुझे मंजूर है, पसंद है, पसंद और अच्छा एक ही बात हो जाएगी। प्रस्ताव रखना किसी के सामने वो अलग बात है, और स्वीकार करना, तो जी हाँ मंजूर का जो समानार्थी शब्द होगा वह होगा स्वीकार करना। तो इस प्रकार हमने दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चंस को पढ़ा
और उन्हें सॉल्व किया अच्छे से, उनका अर्थ समझने की कोशिश की। और मैं बार बार आपसे कहूँगी कि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। आप पैराग्राफ को इतने आप स्पीड अपनी मेंटेन कर लीजिए कि आप पेडागोजी वाले पोर्शन को आराम से सॉल्व करने के बाद लगभग आप 1 घंटा समय यदि बचा लेते हैं तो उसमें आप सारे अपने पैराग्राफ्स को कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ है वह संस्कृत में भी पूछा जाता है, या आपने इंग्लिश भाषा चूज की है तो उसमें भी पूछा जाता है, और हिंदी में तो आपके 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं। तो पैराग्राफ के लिए निश्चित समय बचाइएगा, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं और जल्दबाजी में हम इन्हें गलत कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस और पैराग्राफ मेरे द्वारा जो बताया गया बहुत ही पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करवा रही हूँ। ये 2018 का पेपर है। इससे आगे के भी पेपर मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि सीटेड में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कम समय में बेहतर तैयारी को कर सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों में से ही एक निकली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने साथी का ज़रूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।